सबसे पहले देखेंगे देखेंगे सबसे पहले बजट होता क्या है। बजट बच्चों जिस तरीके से हम घर में बनाते हैं ना, आने वाले मंथ का या आने वाले साल का, कि भैया मेरे पास 30,000 रुपए की इनकम आने वाली है और इस 30,000 की इनकम से मैं क्या क्या करने वाला हूं, है ना, इसको बजट बोलते हैं। ठीक है, चलिए। जैसे कि देखिए, पहले आप लोग देखेंगे, और हाँ ये घबराने की बात नहीं है कि सर हिंदी में लिखा है। ठीक है, याद रखना, मैं आपको एक एक चीज हिंदी में बताऊंगा। क्लियर पॉइंट। अब ये पूरा पेज खिचड़ी पक जाती ना, हम हिंदी में प्रॉपर लिखते ना इंग्लिश में मिक्स करते तो खिचड़ी पक जाती। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, हम इसको प्रॉपर एक एक करके समझा ही देंगे। ठीक है, हिंदी वाला इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं समझ में आता ज्यादा, और इंग्लिश वाला दोनों को समझ में आ जाता है, इसलिए मैं प्रॉपर लिख के दिखाऊंगा। सबसे पहले देखोगे कि बजट होता क्या है बच्चों। बजट आने वाले साल का सरकार के पास कितने पैसे आएंगे और सरकार कितने पैसे देने वाली है, खर्च करने वाली है, ये बजट होता है। आपके पापा में भी तो एक हिसाब किताब लेके बैठते हैं ना, डायरी, कि 20,000 रुपए आने वाले हैं, 2,000 रुपए ट्यूशन फीस जाएगा, 4,000 रुपए रेंट जाएगा, ऐसे। तो ये हिसाब किताब लगाने को ही बजट कहते हैं। तो बजट क्या होता है। बजट जो हमारा आने वाले समय का, ठीक है, आने वाले साल का बजट होता है, आगामी वर्ष का। ठीक है बच्चों, आगामी वर्ष का क्या दिखाता है, सरकार की, यानी कि सरकार की या राज्य की क्या दिखाता है, आय और व्यय। ठीक है बच्चों, क्या, आय और व्यय दिखाता है। ठीक है बच्चों, याद रखना। अब कौन पेश करता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्रालय। ठीक है, वित्त मंत्रालय इसको वित्त मंत्रालय इसको क्या करती है, ठीक है, बनाता भी है, वित्त मंत्रालय इसको बनाता है। और वित्त मंत्री इसको क्या करती है, पेश करती है। तो जाहिर सी बात है भैया, वित्त मंत्री कौन है इस वक्त, निर्मला सीतारमन जी, निर्मला है ना। सीतारमण। वेरी गुड, निर्मला सीतारमन जी। और ये निर्मला सीतारमन जी ने बजट पेश किया है। तो इनके बारे में जानने वाली बात क्या है, ध्यान सुनिएगा। पहली बात, अभी तक सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किया, मोरारजी देसाई ने किया है ना। सबसे ज्यादा बजट जी। पेश किसने किसने किया है, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा बजट पेश किया है, याद रखिएगा। टोटल 10 बजट पेश किए हैं। ठीक है, लेकिन अभी निर्मला ताई जो है, नौ नौ बजट पेश कर रही है, नौवा लगातार। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। नाइन्थ लगातार बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमन जी बन गई हैं। कितना, नाइन्थ लगातार इन्होंने बजट पेश टाइम। किया है। ठीक है, याद रखना। और 10 मोरारजी देसाई का है। तो अगर सरकार 2-3 साल और चली, तो सबसे ज्यादा बजट पेश करने में किनका नाम आ जाएगा, निर्मला ताई का नाम आ जाएगा। निर्मला सीतारमण। हाँ, सबसे ज्यादा इनका नाम आ जाएगा। अब बजट कब पेश किया गया, 26-27 का बजट है, सभी को पता है। 1 फरवरी को पेश किया गया, 1 फरवरी को पेश किया गया। कुछ अनोखी बातें इस बजट में देखी गई, जो मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले जो अनोखी बात यहां पे ये देखी गई कि हमारे इतिहास का ऐसा पहला बजट है जो रविवार को पेश किया गया। समझ में आया इसका मतलब क्या है। रविवार को पेश किया जाने वाला इतिहास का पहला बजट है। और क्यों पहला बजट है, देखिए, पहले जब बजट पेश होता था ना, इससे पहले जो 2017 तक, वो कब पेश होता था, वो पेश होता था बच्चों लास्ट वर्किंग डे। ठीक है, लास्ट वर्किंग डे, वर्किंग डे, और किसका, ऑफ फेब यानी फरवरी का। इसका मतलब क्या है, फरवरी का, इसका मतलब क्या है, फरवरी फरवरी का आखिरी कामकाजी दिवस, आखिरी कामकाजी दिवस के दिन पेश होता था। ठीक है बच्चों, आखिरी कामकाजी दिवस का मतलब क्या होता है, उस दिन छुट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो 28 फरवरी को बजट पेश हो रहा है और उस दिन रविवार पड़ गया, तो कामकाजी दिवस तो है नहीं, तो 27 तारीख को ही बजट पेश हो जाएगा। या मान लो कि कोई त्योहार पड़ गया 27 तारीख को और 28 को संडे पड़ गया, या 27 को संडे पड़ गया और 28 को कोई त्योहार पड़ गया, 2 दिन छुट्टी होगी, तो 26 तारीख को पेश हो जाएगा। 3 दिन छुट्टी होगी तो 27 तारीख को, तो आपका 25 तारीख को पेश हो जाएगा। अब समझ में आया, आखिरी कामकाजी दिवस के दिन पेश किया जाता था यह बजट। ठीक है, लेकिन 2017 के बाद 1 फरवरी को कर दिया गया कि हाँ भैया ठीक है, अब चलो, मतलब चेंज करो, ज्यादा समय मिलेगा, 1 महीना ज्यादा समय मिलेगा बजट को बनाने के लिए, बजट को तैयार करने के लिए।
यहां तक क्लियर है पॉइंट? पहले बजट पेश होता था शाम को 5 बजे, ठीक है? कितने बजे? शाम को 5 बजे बजट पेश होता था पहले, लेकिन उसके बाद ये 11 बजे में बदल दिया गया, 11 बजे सुबह पेश होता है, ठीक है बच्चों? याद रखना, ये सब अंग्रेजी परंपरा थी जिसको अभी चेंज कर दिया गया, जाहिर सी बात है। आगे बढ़े। अब देखो, ये तो आम बातें थी जो आपको पता होनी ही चाहिए थी। अब इस बजट में हम लोग देखेंगे थीम, यानी कि मेन जो मकसद है इस बजट का क्या रखा गया। मेन मकसद रखा गया विकसित भारत। विकसित भारत, आप सभी को पता है हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा है 2047 तक का, कि भारत को हम लोग क्या बना देंगे? विकसित बना देंगे। क्या बना देंगे? विकसित भारत बना देंगे। रखा है कि नहीं विकसित। रखा है ना? तो हम लोग विकसित भारत का लक्ष्य रखा है 2047 तक का। तो पूरा का पूरा काम हम इसी पॉइंट पे करेंगे कि भारत को 2047 तक क्या बना देना है? विकसित भारत बना देना है, ठीक है? हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत तो नहीं हो रही ना? नो सर। नो सर। है ना? सब कुछ मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं तो आप लोग समझना। फोकस, मेन ध्यान किस पे दिया जाएगा? रिफॉर्म्स ओवर रिटोरिक, यानी कि बातों से ज्यादा, यानी कि बातों से ज्यादा काम पर फोकस किया जाएगा। बातों से अधिक अधिक कार्य पर फोकस किया जाएगा। किस पर? कार्य पर फोकस किया जाएगा, ठीक है? अब ये देखो आप लोग कि अगले साल जो विकास होगा, ग्रोथ का प्रोजेक्शन, यानी अगले साल जो विकास होगा उसका कितना दे रखा है? अगले साल जो विकास, अभी देखिए मैंने आपको क्या बताया है बच्चों, कि अगले साल का बजट है, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले साल कम से कम 7% ग्रो करेंगे, हमारे 7% की ग्रोथ होगी, विकास होगी, ऐसा माना जा रहा है। उसके बाद आप देखोगे कि बजट जो है इस साल का, इसको एक स्पेशल लाइन देके इज्जत दिया गया, सम्मान दिया गया, और लाइन क्या है? युवा शक्ति देवर, यानी कि युवा शक्ति संचालित, ठीक है? युवा शक्ति संचालित, ठीक है बच्चों? युवा शक्ति संचालित। अब इसका क्या मतलब होता है? हम अपने इस बजट में क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा युवाओं के लिए कार्यक्रम करेंगे, ताकि युवा सशक्त हो गया, जाहिर सी बात है भैया हम भी सशक्त हो जाएंगे, देश पूरा सशक्त हो जाएगा। अब आखिरी लाइन, नया इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि इनकम टैक्स आयकर अधिनियम, जो आयकर अधिनियम है, आयकर अधिनियम, आयकर अधिनियम पुराना वाला कौन सा था? अधिनियम पुराना वाला कौन सा था? 1961 वाला। इसको बदल के 2025 वाला अधिनियम लाया जा रहा है और 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, ठीक है बच्चों? कोई भी डाउट इस पूरे पेज पे तो जल्दी से बताइए। सर एक पक्का? बार और। देखो बच्चों, इस बार जो बजट बनाया जा रहा है ना, वो 1 फरवरी, हालांकि पहली बार 1 फरवरी को नहीं हो रहा, 2017 के बाद 1 फरवरी को ही आता है बजट। 9वां लगातार बजट पेश किया गया है निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। थीम रखी गई है, मेन जो मोटिव रखा गया है, विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया। हमने लक्ष्य क्या रखा है? विकसित भारत का 2047 तक हमको विकसित भारत बनना है। उसी तर्ज पर उसी तरफ काम किया जा रहा है। फोकस क्या रखा जा रहा है? रिफॉर्म्स ओवर रिटोरिक। इसका मतलब क्या होता है? हम बातें नहीं करेंगे, इस बार काम करके दिखाएंगे। प्रोजेक्शन ग्रोथ, यानी अगले साल जो हमारी अर्थव्यवस्था का विकास होगा, कम से कम 7% तो होगा, ऐसा बताया जा रहा है हमारी ये मंत्रालय के द्वारा, ठीक है? उसके बाद आप देखोगे युवा शक्ति संचालित ये बजट बनाया गया है, यानी कि युवा शक्ति इसमें ज्यादा भाग लेगी, युवा शक्ति इसमें ज्यादा हिस्सा लेगी। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट है तो बताएं। यानी कि इस बजट में युवा शक्ति को ध्यान में रखा गया है। युवा शक्ति का मतलब क्या होता है? उनके कौशल को बढ़ावा देना, शिक्षा का बढ़ावा देना, उनको ट्रेनिंग देना, युवा जिसे ट्रेंड हो जाए और हमारे देश का भविष्य अच्छा रहे। शुरू करें आगे। जी अभी सर। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि बजट क्या होता है? सरकार की आय और सरकार की व्यय, कितना पैसा आएगा उसके हिसाब से सरकार कितना खर्चा करेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखोगे, ठीक है, कि वेयर द मनी कम्स फ्रॉम, यानी सरकार की आय कहां से आ रही है, ठीक है? यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट रिसिप्ट, यानी कि सरकार की प्राप्तियां, ठीक है? क्या बोलते हैं? सरकार की प्राप्तियां, सरकारी प्राप्तियां। क्लियर पॉइंट? प्राप्तियां। प्राप्तियां कहते हैं, इसका मतलब क्या है? सरकार को कितना प्राप्त हुआ है, धन, ठीक है बच्चों? याद रख लेना।
तो दो तरीके से धन प्राप्त होता है सरकार को हमेशा ही। एक होगा रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट इसका मतलब क्या होता है? राजस्व प्राप्तियां। इसका मतलब क्या है हिंदी में? राजस्व प्राप्तियां। ठीक है, याद रखना, राजस्व प्राप्तियां। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनना बच्चों। राजस्व प्राप्तियां वो प्राप्तियां होती है जिसमें सरकार को कुछ ना ही बेचना बेचना पड़ता है और ना ही किसी से उधार लेना पड़ता है। जैसे कि मान लो सरकार ने एयर इंडिया बेचा था ना, ये टाटा को बेच दिया था, तो सरकार के पास पैसा तो आ गया था, नो डाउट, लेकिन उसकी एक प्रॉपर्टी भी तो चलेगी, एयर इंडिया भी तो चलेगी थी ना, कि नहीं चलेगी थी? बताओ जल्दी से। चली गई थी ना। तो यहाँ चलिए। पे हेलो हम, सर। हेलो, हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताइए। सर जी, हिंदी मीडियम से नहीं पढ़ाते हैं क्या सर? अरे पढ़ा तो रहे हैं, एक एक चीज लिख तो रहे हैं बच्चे हिंदी में। अच्छा। देखो बच्चे, क्या है ना, दोनों में पढ़ाना है ना मुझे, दोनों बच्चे हैं। तो यहाँ पे जो भी चीजें है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट मैंने लिखा, राजस्व प्राप्तियां, समझिए इस बात को, है ना। गवर्नमेंट रिसिप्ट सरकार की प्राप्तियां, यानी कहां से सरकार के पास पैसा आएगा। दोनों ही पढ़ाना है बच्चों, ठीक है। आप यस सर। आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछो। आपको, मेरी जिम्मेदारी है एक एक शब्द क्लियर करना। तभी तो, नहीं तो अब तक आप किसी यूट्यूब पे लेक्चर देखोगे 4 पेज निपटा चुके होते हो। मैं नहीं निपटाऊंगा, मुझे एक एक चीज आपके दिमाग में बिठाना है। आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारी सरकार अगले साल में क्या करने वाली है। तभी तो आपको समझ में आएगा ना, सरकार कोई योजना लेकर आ रही तो अरे सर, ये तो सरकार ने बजट में बोला था लेके नहीं आई, है ना। यस। चलिए। तो जी सर। तो रेवेन्यू रिसिप्ट, अब देखो फिर से एक बार बता दो क्या पढ़ रहे हैं। मैंने बताया बजट में क्या होता है, सरकार के पास पैसा कहां से आएगा और सरकार पैसा कहां खर्च करेगी। तो अभी देख रहे हैं इस वाले पॉइंट पे, ये वाले पैराग्राफ में, कि सरकार के पास पैसा कहां कहां से आता है। तो सरकार के पास दो तरीके से पैसा आता है, ध्यान सुनना। सरकार या तो कुछ बेच देगी अपना, जैसे कि मान लो सरकार की बीएसएनएल कंपनी है, घाटे में चल रही है। सरकार ने सोचा कि एक काम करते हैं, बीएसएनएल को बेच देते हैं, तो सरकार के पास पैसा आ जाएगा। समझे आप? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जी सर। तो अगर सरकार के पास पैसा कुछ बेचने से आए, यानी कि अपनी संपत्ति को कम करके आए, वो कहां पे चला जाता है? पूंजीगत प्राप्तियों में चला जाता है। ये रहा कैपिटल रिसिप्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं? पूंजीगत पूंजीगत। प्राप्तियां। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। क्लियर बच्चों? या फिर सरकार ने लोन ले लिया तो सरकार का कर्ज बढ़ गया। सरकार का कर्ज बढ़ गया, जब सरकार का कर्ज बढ़ गया, ठीक है, तब भी पूंजीगत पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियां। लोन ले लिया, तब भी तो पैसा आया ना, तो वो भी यस सर। पूंजीगत प्राप्तियों में जाएगा, वो भी पूंजीगत प्राप्तियों में जाएगा। या तो सरकार ने अपना कुछ बेच दिया तब भी पैसा आ गया, तो पूंजीगत प्राप्तियों में जाएगा। ये राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसिप्ट, ये वो है जिसमें ना तो सरकार को उधार लेना है किसी से और ना ही सरकार कुछ बेचेगी। जैसे कि टैक्स, जैसे कि टैक्स। अब एक बात बताओ, सरकार आपसे टैक्स लेती है, सरकार का क्या गया? प्रॉपर्टी बेची सरकार ने? नहीं बेची। नहीं। सरकार ने उधार लिया क्या आप लोगों से कि टैक्स लिया तो आपको टैक्स वापस कर देगी? नहीं। नहीं। समझिए इस बात को। तो सरकार जो टैक्स लेती है वो इसमें आ जाएगा, ये रेवेन्यू रिसिप्ट में आ जाएगा, यानी कि राजस्व प्राप्तियों में आ जाएगा। अब चार लोग हो, मोटरसाइकिल पे एकदम धन धना धन जा रहे हो, एकदम ब्रेक नहीं लगाना, एकदम मजे में जा रहे हो, ना हेलमेट ना कुछ। पुलिस वाले ने रोका, "ए, रुक 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 रुक, चार बैठे हो, 5,000 का चालान काट दिया।" अब वो चालान चला गया सरकार के पास। अब एक बात होता है, सरकार चालान वापस करती है क्या? नहीं नहीं। नहीं, तो फिर इसमें आ जाएगा, राजस्व प्राप्तियों में। अब समझ में आया? जैसे कि सरकार ने, पैसा आया है लेकिन सरकार का कुछ गया नहीं, समझ में आया? सरकार ने किसी को लोन दे रखा है और उससे ब्याज आ जी गया, सर। तो ब्याज आया, तो सरकार ने ना कुछ बेचा ना ही लोन लिया, ब्याज सब इसमें आ जाएगा। अगर सरकार ने कुछ बेचा है ना, बेच के पैसा आया है या तो लोन लेके आया, तो किसमें आ जाएगा? पूंजीगत प्राप्तियों में आ जाएगा। कोई भी डाउट है बच्चों तो जल्दी से बताएं। नो तो अब देखते हैं पैसा आया कितना कितना है। अभी तो मैंने आपको बताया कि ये होता क्या है, पैसा आया कितना, आया कितना कितना है, ये देख लीजिए। तो राजस्व प्राप्तियां सरकार के पास कितनी दिखेंगी आप लोगों को? सम्राट पैंतीस अकबर पॉइंट 35.3 लाख करोड़ की राजस्व प्राप्तियां दिखेंगी। सम्राट ठीक है, अकबर की उसके बाद पिछले साल कितनी थी? 33.4 लाख करोड़ की थी राजस्व प्राप्तियां, पिछले साल थी। ठीक है, याद रखना। और इस साल जो 35.3 लाख की हो जाएगी, यानी कि जो 2025-26 का बजट था उसमें कितना था? 33.4 लाख का। और जो 2025-26 27-28 का बजट उसमें 35.3 लाख करोड़ का। 3 इतना, लाख का।
हाँ इतना आएगा पैसा सरकार के पास। अब समझ में आया। अब कैपिटल रिसिप्ट से देख लेते हैं, यानी कि पूंजीगत प्राप्तियों से कितना आएगा, 18.1 लाख करोड़ आएगा। 18.1 लाख करोड़ आएगा। क्लियर पॉइंट के नहीं, जल्दी बताओ। और जो आरएम जीरो बैलेंस तो बना था ना। यानी कि ये तो या तो सरकार ने कर्जा लिया है, या तो सरकार ने जीरो कुछ ना बैलेंस कुछ बेचा है। आप लोग माइक ऑफ कर दे बच्चों, आप लोग माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें, आप लोग माइक ऑफ सर करें। 70-80, सर 70-80% समझ में आ रहा है। करोड़ अरे पैसा आप लोग, ये पहले कौन कौन बातें कर रहा है, इसको माइक ऑफ करने को बोलो, नहीं तो डिस्टर्ब हो रहा है। एक तो वैसे ही सभी बजट बोल, छात्र अपना माइक म्यूट करके रखें क्लास में, जिससे एक तो डिस्टर्बेंस ना हो। एक बच्चे, ये टॉपिक जरा सा भी शोर इधर उधर होगा तो टॉपिक नहीं समझ में आएगा। मैं बता रहा हूँ, ये टॉपिक इतनी मोटी किताब में समझाई गई है, पूरी इनकम टैक्स इन सब्जेक्ट इतना मोटा किताब में समझाया गया है। तो सोचो, मैं आपको बजट इस साल क्या है, इसके अलावा ये भी तो मुझे समझाना है होता क्या है। और ये तभी समझ में आएगा जब आप लोग शांति से अपना माइक म्यूट कर दीजिए। कोई बोल रहा है तो म्यूट कर दीजिए, बोलते टाइम माइक को ऑन कर दीजिए। अब देखिए, ये प्राप्तियां समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताइए। सर 50%। हाँ तो बताओ ना बच्चे, क्या नहीं समझ में आया, फिर बताएंगे ना। आगे नहीं बढ़ेंगे हम जब तक क्लियर नहीं होगा। बताओ बच्चे, क्या दिक्कत है, क्या डाउट है मतलब। पूंजीगत प्रति। देखो, 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं सरकार हूं, राजेश। हाँ मैं दोनों समझा दूंगा, टेंशन नहीं ले, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है, टेंशन को भेज दो पेंशन लेने। ठीक है, हम खड़े हैं ना, काम ही जी अपना सर। यही है। ठीक है, सिलेक्शन लो, बस एक बात का प्रॉमिस कर देना, चुपचाप से सिलेक्शन के बाद मिठाई भिजवा देना। ठीक है, चलो। ओके सर। हाँ देखो बच्चों, मान लो मैं सरकार हूं, मेरे पास पैसे आने के दो रास्ते हो सकते हैं, है ना। एक रास्ता है, आपको दिखाऊं, एक रास्ता है जिससे कि या तो मेरा कर्ज बढ़ेगा, ध्यान सुनना, या तो मेरा कर्ज बढ़ेगा, या तो मेरा कर्ज बढ़ेगा, या तो मेरी संपत्ति, यानी कि इसको हम परिसंपत्ति बोलते हैं, संपत्ति घटेगी तो पैसा आएगा। यानी पैसा आने का दो रास्ता है, या तो मेरा कर्ज बढ़ेगा, या तो मैं किसी से उधार ले लूं तो पैसा तो आ जाएगा, नो डाउट पैसा तो आ जाएगा। लेकिन भैया कर्ज भी तो बढ़ जाएगा, चुकाना भी तो है। या तो मैं अपनी कोई संपत्ति को कम करना का मतलब बेच दूं तो कम हो जाएगी संपत्ति। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले सरकार ने एयर इंडिया बेच दिया था टाटा ग्रुप, तो सरकार के पास पैसा आ गया। लेकिन टाटा, वो भी कंपनी भी तो चली, एयरलाइन कंपनी भी तो चली गई एयर इंडिया, तो संपत्ति भी तो घट गई। समझिए ध्यान से, ठीक है, संपत्ति भी तो घट गई। तो वो पैसा जो आ तो रहा है, लेकिन उसके आने का कारण क्या है, या तो कर्ज या तो संपत्ति का घटना, वो कहां पे आएगा, पूंजीगत प्राप्तियों में। बेटे ये समझ में आया, फिर आगे बढ़ेंगे, ये समझ में आया जी कि सर। नहीं। ये मेरे पास मार्कर है, इसको मैं बेच दूं तो 500 रुपए मेरे पास आ गया। ठीक है, 500 रुपए मैं बेच दूं तो 500 रुपए मेरे पास आ गया। लेकिन बेटा मार्कर भी तो चला गया ना मेरा, यानी कि 500 प्राप्ति जी हुई जी। मेरी, लेकिन मेरा संपत्ति भी तो घट गई। देखो संपत्ति भी तो घट गई। समझ में आया। आप लोग एक एक चीज लिखते चले, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे एकदम एग्जैक्ट छाप दे मेरी जुबान को। संपत्ति भी तो घट गई, या फिर मैंने आपसे बोला कि यार मुझे 500 रुपए उधार दे दो, पैसा तो आ गया, लेकिन कर्ज भी तो बढ़ गया। तो इन दोनों में से अगर कुछ भी होता है, या तो मेरे पास पैसा बेच के आया हेलो। हो, या तो हेलो मेरे पास, हाँ बच्चों, सर, मैं कह रहा हूँ इसके साथ लिखता भी रहूं क्या? हाँ 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 हाँ। देखो बच्चों, नोट्स क्या होता है, पहले नोट्स की परिभाषा सीखो। नोट्स की एक परिभाषा है, नोट्स की परिभाषा मतलब जो मैं चाहता हूं वही नोट्स की परिभाषा। यानी कि आप जैसे लिखना चाहते हो वही आपके नोट्स की परिभाषा है। हर किसी का नोट्स अलग होता है, कई लोग शब्दों में लिखते हैं, कई लोग पूरा एकदम लिखते हैं, कई लोग जैसे जैसे टीचर बोलता जाता है वैसे वैसे लिखते जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी क्या बताया, राजस्व प्राप्तियां, वो लिख देना। अभी मैं क्या बता रहा हूं, पूंजीगत प्राप्तियां, तो दो चीजें देना पूंजीगत प्राप्ति में, या तो कर्ज बढ़े या तो संपत्ति घटे। कर्ज बढ़ने से पैसा आए, यानी लोन लिया तो कर्ज बढ़ेगा, वो पैसा भी पूंजीगत प्राप्ति आएगा।
संपत्ति घटे, कुछ बेच के पैसा आएगा, वो भी पूंजीगत प्राप्ति में आएगा। कोई डाउट है बच्चों? पूंजीगत प्राप्ति में कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से। नहीं नो सर। वेरी गुड। नो सर। अब रेवेन्यू रिसिप्ट में आते हैं, यानी कि राजस्व प्राप्तियों में आते हैं बेटे। ठीक है, ध्यान से सुनना। राजस्व प्राप्तियां वो होती हैं जिसमें इन दोनों पे कोई असर ही नहीं पड़ेगा। आप मोटरसाइकिल खरीदते हो, है ना, आप रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाते हो, तो रजिस्ट्रेशन फीस सरकार लेती है कि नहीं लेती है? लेती है सर। तो क्या सरकार वापस करती है? नहीं क्योंकि वो कर्ज नहीं है ना, तो वापस भी नहीं करना, समझिए। और आपने कहा आपको सरकार ने कुछ बेचा क्या? सरकार की संपत्ति कम हुई क्या? नहीं। तो यहाँ पे राजस्व प्राप्तियों में, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट में, वो सब प्राप्तियां आ जाती है, वो सरकार की वो सारी इनकम आ जाती है जिससे ना तो हमारी कोई कर्ज बढ़ रहा है ना संपत्ति घट रही है। यानी कि सरकार का कुछ नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा, और पैसा आ रहा है। समझे आप लोग? ट्रेन में आप विदाउट टिकट जा रहे हो, ट्रेन में विदाउट टिकट जा रहे हो, टीटी ने आपको पकड़ लिया, धर दबोच लिया, फाइन निकाल 500 रुपए। ये 500 रुपए कहां जाएगा? सरकार के पास। तो सरकार का कर्ज बढ़ा क्या? नो सर। संपत्ति घटी क्या? नहीं सर। नहीं। सर जैसे हम लोग हाँ बोलो बोलो। जैसे बेटे। जमीन लेते हैं उसका भी रजिस्ट्री कराते हैं तो टैक्स पटाना पड़ता है ना। हाँ, तो सरकार का क्या कर्ज बढ़ा क्या? नहीं ना। नो हाँ नहीं। सरकार की संपत्ति घटी क्या? नहीं ना। नहीं। नो सर। तो सब नहीं। किस में आ जाएगा? राजस्व प्राप्तियों में आ जाएगा, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट में आ जाएगा। अब क्लियर हो रहा है आप लोगों को? अब समझ में आया? टैक्स आप Yes, बिस्किट आप yes, बिस्कुट sir. आप बिस्कुट इनकम टैक्स भर देते हो, जीएसटी भरते हो आज की डेट में, है ना, जीएसटी भरते हो जब, तो जीएसटी सरकार के पास आ चुका होता है ना, करोड़ों रुपए सरकार के पास आता है। तो करोड़ों रुपए से सरकार ने कर्ज लिया है क्या? कर्ज बढ़ा है क्या? नहीं। नहीं। संपत्ति घटी है क्या? नहीं। नहीं। तो जब ना कर्ज घटा है ना संपत्ति बढ़ी है, ना कर्ज बढ़ा है ना संपत्ति घटी है, तो किस में आ जाएगा? राजस्व प्राप्तियों। राजस्व प्रक्रिया। वेरी गुड। पूंजीगत प्राप्तियों में या तो कर्ज बढ़ा या तो संपत्ति घटी है। गवर्नमेंट रिसीप्ट। हाँ। तो अब देखो, तो रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि टैक्स से, रजिस्ट्रेशन से, ट्रेन में विदाउट टिकट चलने वाले लोगों से फाइन काट के, बिना हेलमेट के चलने वाले लोगों से फाइन काट के कितना इकट्ठा हुआ है? 35.3 लाख करोड़। आप समझ में आया? यस सर। और कैपिटल कुछ बेच के, कर्ज लेके, सब कुछ करके कितना हो गया? 18.1 लाख करोड़। 18.1 लाख करोड़। वेरी गुड। ये समझ में आया? क्लियर। प्राप्तियां समझ में आई? जी सर। Yes, sir. चलिए, ओके। अब सरकार के खर्चे देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है व्यय। व्यय, सरकार के व्यय देख लेते हैं, खर्चे देख लेते हैं। ठीक जिस तरीके से रेवेन्यू रिसिप्ट था, यानी कि राजस्व प्राप्तियां थी, वैसी सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व व्यय भी है। राजस्व व्यय भी है। ठीक है बच्चों? अब राजस्व व्यय क्या होता है, ध्यान से सुनना। इसको व्यय बिल्कुल माने उल्टा कर। सर इसको उधार। हाँ, नहीं व्यय रुक जाओ। Sir, हाँ बच्चे। व्यय माने उधार होता है ना सर। sir, नहीं, व्यय माने खर्चा। व्यय माने खर्चा खर्चा। करना। हाँ, अच्छा। व्यय माने खर्चा करना। हाँ बेटे बोलो, तुम ये कुछ बोल वाला रही वो थी। वाला क्या बेटे? सर वो होता है जिसमें जिसमें जो सर कम खर्चीला होता है। हाँ, कम खर्चीला भी कह सकते हैं, लेकिन कम खर्चीला तो वो भी हुआ ना, एक छोटा सा। खर्चा जो पेंशन, जैसे पेंशन में देना हो गया, और बजट क्या बोलते हैं अपना, 2024 में गवर्नमेंट टोटल रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर। कर्मचारियों को देना, वो हो गया अपना सैलरी, ये सब व्यय में आएगा ना सर। सब आएगा, सब आएगा, सब आएगा, लेकिन रटोगे कितना? लॉजिक समझो। अब देखो, सरकार जी के जी। पास खर्चा, खर्चा। अब जैसे मैंने बताया, सरकार के पास पैसा आएगा तो दो कारण होंगे, कर्जा बढ़ेगा या तो संपत्ति घटेगी। वैसी सरकार अगर खर्चा कर रही है तो या तो संपत्ति खरीद रही है, ध्यान से सुनना, या तो संपत्ति खरीद रही है ना, तो या तो उसकी संपत्ति क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, क्या हो रही है? बढ़ रही है। और अगर या तो सरकार या तो खर्चा कर रहा है, कर्जा उतार रहा है, तो या तो कर्जा कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कर्जा कम हो रहा है। ठीक है बच्चों, कर्जा उसका कम हो रहा है। अगर ये दोनों हो रहा है तो क्या हो जाएगा भाई साहब? कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय। क्या हो जाएगा? पूंजीगत व्यय। समझ में आया? यानी कि उसने खर्चा किया,
या तो संपत्ति खरीदी तो संपत्ति बढ़ा, या तो उसने कर्ज उतार दिया तो कर्ज कम हुआ। अगर ये दोनों ही हो रहा है तो पूंजीगत व्यय। ठीक है, जैसे मान लीजिए वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था 500 करोड़ का, भाई 500 करोड़ सरकार ने चुका दिया तो एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय तो हुआ ना, लेकिन साथ में कर्जा भी तो कम हो गया। तो अगर कर्जा कम हुआ तो पूंजीगत व्यय। सरकार ने पुल बनवाए, 4 पुल बनवाया या 4 रेल चला दी, तो खर्चा हुआ लेकिन संपत्ति भी तो बढ़ गई सरकार की। पूंजी बढ़ी सर। हाँ, तो पूंजीगत व्यय क्या होता है? वो होता है या तो संपत्ति बढ़े या तो कर्ज उतरे। अब समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए। यस जी सर। हाँ। अब एक बात बताओ, विधवा पेंशन योजना सरकार चलाती है। विधवा पेंशन योजना सरकार ने चलाई, और जो कुछ ऐसी बहनें हैं, माताएं हैं जो विधवा हो चुकी हैं, तो इसमें से और 200 करोड़ रुपए सरकार ने विधवा पेंशन में दे दिया। तो इसमें से क्या हुआ? संपत्ति बढ़ी सरकार की, नहीं। कर्ज घटा, नहीं। नो। तो ये कहां पे आ जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व व्यय में। क्लियर है पॉइंट कि नहीं? बच्चों को स्कॉलरशिप दे यस दिया, सर। बच्चों को स्कॉलरशिप दे दिया तो सरकार का क्या संपत्ति बढ़ी? नहीं सर। नहीं कर्ज कर्ज कम हुआ, नो नो नहीं सर। तो बस फिर राजस्व व्यय में आ जाएगा। अब समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर हाँ, क्लियर हुआ अब सारा का सारा कॉन्सेप्ट कि नहीं? लेकिन सर, हाँ बच्चे। लेकिन सर आप हिंदी में पढ़ाइए सर, हम इंग्लिश में थोड़ा। हाँ अरे बच्चे देखो, मुझे दोनों में पढ़ाना है, तभी तो देखो एक एक चीज लिख दिया है मैंने। आप देखो एक एक चीज लिख रहा हूं, इसीलिए लिख रहा हूं कि दोनों में पढ़ाना है। देखो बच्चों, और कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लो, कल से मैं पूरा ही कन्वर्ट कर लूंगा। आज आप पढ़ लो, ठीक है? कल से पूरा मुझे लगा कि दोनों को पढ़ाना है तो एक को लिख दूंगा एक को पढ़ा दूंगा, लेकिन आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा ना मैं सर को पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, मैं वैसे एक एक चीज पढ़ाऊंगा, इसीलिए देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मैंने साफ लिख दिया है। ठीक है, राजस्व व्यय। तो राजस्व व्यय में आप देखोगे क्या है ये? ठीक है, वो खर्चे जो कि दिन प्रतिदिन के खर्चे हैं, डे टू डे। कौन से? दिन प्रतिदिन के खर्चे, दिन प्रतिदिन के खर्चे, दिन प्रतिदिन के खर्चे। अब दिन प्रतिदिन के खर्चे का मतलब क्या है? सब्सिडी दे दिया सरकार सर को। जो हाँ बच्चों, जो लंबे समय तक सर नहीं जिससे जाते। किराया। हाँ, यस। जो लंबे समय तक नहीं जाते। देखो संपत्ति का मतलब क्या है? लंबे समय तक जाए। पुल बना लिया 20-25 साल चलेगा, ट्रेन खरीद बना लिया चला दी 20-25 साल तक चलेगी। जो रोज डे टू डे में होते हैं, सरकार ने कोई लाडली बहना योजना में दे दिया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सरकार ने वो लगा दिया, बच्चों के ऊपर पैसा लगा दिया, चलो भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये सब क्या है? रोजमर्रा वाली जिंदगी है सरकार की। और यहाँ पे आप लोग देखोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है, कि भैया या तो सरकार की संपत्ति, या तो सरकार की संपत्ति आप देखोगे बड़ी है, या तो कर्ज कम हुआ है, तभी तो खर्चा किया गया है। तो ये राजस्व व्यय में कितना खर्चा सरकार का दिखाया जा रहा है? 41.3 लाख करोड़ का। कितना? 41.3 लाख करोड़ का क्या है सरकार का? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि रेवेन्यू राजस्व व्यय, यानी कि राजस्व व्यय। क्लियर है बच्चों? क्या है? यानी कि राजस्व व्यय। उसके बाद आप व्यय देखोगे, हाँ, सरकार का 17.1 लाख करोड़ क्या है? ये पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय है। ठीक है, आप लोग बस इतना लिखो, राजस्व व्यय इतना, पूंजीगत व्यय इतना, और जो मैंने ऐसे बता रखा है ये चीज, बस उससे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। रिवीजन हमेशा शॉर्ट में होनी चाहिए। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है बच्चे, तो जल्दी से बताइए। अभी देखो जैसे कि ये बता ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर में बोल रहा है बिल्डिंग बनाऊंगा, रोड बनाऊंगा, रेलवे बनाऊंगा। ठीक है, तो भैया ये सब तो कई कई सालों तक चलेंगे, लंबे लंबे खर्चे होते हैं इसमें। तो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर चलिए बच्चे आगे देखें। अब सर रिफॉर्म्स। नेटवर्क वीक। क्या बच्चे? कुछ आप कह रहे थे बच्चों? रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। अब सरकार कौन कौन से परिवर्तन करेगी? ठीक है, आवाज आ रही है बच्चे मेरी? यस सर। यस सर तो सरकार कौन कौन से परिवर्तन करेगी इस पे बात करेंगे। अगले साल की तो बात कर रहे हैं हम। तो आप यहां पे देखोगे कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया था उसमें बहुत सारे वादे किए गए थे।
है ना। 15 अगस्त को सरकार ने यानी कि नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे वादे किए थे, है ना, प्रोमिसेस किए थे। ये वही वादे हैं जो अब यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी लेकर के आई हैं, वही वादे। एक एक चीज ध्यान सुनना। 350 प्लस परिवर्तन किए जाने की बात की जा रही है। 350 प्लस कितना? 350 सारे नियम कानूनों में 350 प्लस क्या किए जाएंगे? रिफॉर्म्स किए जाएंगे, यानी कि परिवर्तन की बात हो रही है। क्लियर है बच्चे? परिवर्तन की बात हो रही है। कितना परिवर्तन? 350 प्लस। और ये कौन से परिवर्तन है? जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था। अनाउंस का मतलब क्या होता है? घोषणा की थी, ठीक है। घोषणा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और कब घोषणा की थी? इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर, 15 अगस्त के दिन। याद आया कुछ कि नहीं याद आया? याद जी आया? सर, आगे नहीं आप। हाँ। अब देखो, जी तो इसमें से कुछ एग्जांपल ये रहे। बोला गया था नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में सिंप्लीफिकेशन किया जाएगा, यानी जीएसटी का सरलीकरण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सरलीकरण किया जाएगा जीएसटी सर में। आपको पता है ना कितना ज्यादा मुद्दा उठा था ये कि बाप रे, सरकार ने खुद ही जीएसटी लगाया, सरकार खुद ही हटा रही है, और सरकार बोल रही है वाह रे वाह, अपन ने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया। अरे खुद ही लगाया था, खुद ही हटा रहे तो बढ़िया क्या काम कर दिया? लगाते ही नहीं तब बढ़िया काम होता कि नहीं होता? बताइए। नहीं लगाना था, लगाते तब ना यस समझते सर। कि हाँ भैया बढ़िया काम हो रहा है। कोई डाउट है बच्चों? जल्दी से बताइए। नहीं ना? चलिए, उसके बाद आप देखोगे लेबर नहीं। कोड। 4 श्रम कानून आए थे कुछ दिन पहले, याद होगा आप लोगों को, है ना। 4 श्रम कानून आए थे, याद होगा जी आप सर। लोगों को, कुछ दिन पहले। तो श्रम कानून की भी बात की गई। उसके बाद देखो रैशनलाइजेशन, क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, ये भी दिए गए थे। गुणवत्ता 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 नियंत्रण नियंत्रण आदेश, ठीक है बच्चों। नियंत्रण आदेश, इसका क्या मतलब है? हमारे देश की जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, जो भी सामान बनाएंगी, जो भी वस्तुएं बनाएंगी, उन सभी वस्तुओं का गुण चेक किया जाएगा, क्वालिटी चेक किया जाएगी। और इस क्वालिटी के लिए यहां पर काम किया जा रहा है। कोई डाउट? जो जीएसटी सरलीकरण किया जाएगा, श्रम कानून जो 4 आए थे, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश दिए जा रहे हैं, हम दिए जाएंगे हमारे देश के, हमारे जो सरकार के द्वारा। भैया गुणवत्ता को मेंटेन करके रखो, ये नहीं चलेगा ऐसे ऐसे। समझ आया बच्चे कि नहीं आया? समझ आया? अरे बच्चों बताओगे तो ही तो मुझे समझ में आएगा ना बच्चों। आवाज आ रही है? सर एक बार सर एक बार और बताना था। हाँ देखो, सरकार ने, जो मोदी जी ने 15 अगस्त के दिन, ठीक है, 15 अगस्त के दिन जो भी घोषणा किए थे, वो सारी घोषणाओं को निर्मला सीतारमण जी ने कहा है इस बजट में कि हम उसको मानेंगे। जैसे कि मोदी जी ने क्या बोला था कि जीएसटी का सरलीकरण करेंगे हम, सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। तो भैया किया जा रहा है ना। उसके बाद लेबर कोड नोटिफिकेशन, यानी कि श्रम कानून 4 लाए गए थे, तो 4 श्रम कानून, ये लेबर कोड यानी कि श्रम कानून, 4 श्रम कानून लागू करने की बात की जा रही है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। उसके बाद रेशनलाइजेशन, यानी ठीक किया जाएगा किसको? क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को, यानी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश दिए जाएंगे सरकार के द्वारा। कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी उत्पादक करता, यानी कि कोई भी प्रोड्यूसर जो है, वो अगर सामान बना रहा है, यानी कि अगर वो कोई वस्तु बना रहा है, तो उसकी गुणवत्ता बढ़िया होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताओ। यस सर। वेरी गुड, नाइस। क्लियर क्लियर है। हाँ। अब जो ये फाइनेंस मिनिस्टर जो है, एफएम का मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने पूरे बजट को 3 कर्तव्य में ढाल दिया है। कितने? 3 कर्तव्य। कितने? 3 कर्तव्य। बोले कि भाई हमारे 3 सबसे बड़े कर्तव्य हैं। कितने? 3 सबसे बड़े कर्तव्य हैं। अब तीनों कर्तव्यों के बारे में देख लें एक बार बताओ। पहला कर्तव्य क्या बताता है? एक्सेलरेट एंड सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि आर्थिक विकास में तेजी, यानी कि आर्थिक विकास में तेजी, विकास में क्या करना है? तेजी। आर्थिक विकास में तेजी
और लगातार विकास, और लगातार विकास होना चाहिए। पहला तो कर्तव्य ये रखा है हम लोगों ने, आर्थिक विकास में तेजी और लगातार विकास। समझ में आया? ये पहला वाला कर्तव्य है, एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा देखते हैं, फुलफिल एस्पिरेशंस एंड बिल्डिंग कैपेसिटी। यानी कि हमारे देश की जो जनता है वो महत्वाकांक्षाओं को पूरी करना, उनकी महत्वाकांक्षा महत्वाकांक्षा पूरी करना, ठीक है बच्चों, याद रखना, पूरा करना। और बिल्डिंग कैपेसिटी, और उनकी जो सामर्थ्य को बढ़ावा देना, उनके सामर्थ्य को बढ़ावा देना। इसका मतलब क्या होता है? सामर्थ्य कैसे बढ़ेगा? ठीक है, एजुकेशन से, ठीक है, बढ़ावा देना यानी एजुकेशन से, स्किल्स से, कौशल से, ये सब। दूसरा समझ में आया? तीसरा, सबका साथ सबका विकास। सबका विकास सबको पता है, तो तीसरा है ना, बहुत पहले चलता आ रहा है, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने आते ही नारा दिया था कि नहीं दिया था? जी सर। तो यही तो है वो नारा, ठीक है, क्लियर पॉइंट। क्या था? एंश्योर सबका साथ सबका विकास। सबका विकास। हाँ, कोई डाउट है यहाँ तक तो बताए जल्दी से। नो नो सर। सर। क्लियर है यहाँ तक बच्चे? चलिए आगे यस सर। देखते हैं। अब आप देखोगे इन सब के बारे में बारी बारी, अब डिटेल में आ जाते हैं पहला कर्तव्य पर। पहला कर्तव्य क्या लिखा हुआ है? पहला कर्तव्य क्या था? कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़े और लगातार बढ़े, ठीक है, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था का क्या होता रहे? विकास होता रहे। क्या होता रहे? विकास होता रहे। इसके लिए क्या जरूरी है? प्रतियोगिता, ठीक है, क्या जरूरी है? प्रतियोगिता। प्रतियोगिता का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि गंदा वाला कंपटीशन। प्रतियोगिता, हाँ, कंपटीशन समझ के विकास करो। अरे भाई, पिछले साल इतना इतना था विकास, इस साल इतना करना हमको, पिछले साल 7% था, इस बार 8% करना हमको। प्रतियोगिता के हिसाब चलो। अब आपको प्रतियोगिता के हिसाब से अपने आप को बढ़ावा देना है, तो देखो सरकार भी यहाँ पे क्या सोचा है, स्केलिंग, यानी कि बढ़ावा देना। किसको? मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को। इसमें 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर। अब ध्यान सुनना, पहला क्या है? बढ़ावा देना, उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा देना। मैं लिखता भी जा रहा हूं हिंदी में, उत्पादन, ठीक है, उत्पादन कैपेसिटी को बढ़ावा देना, ठीक है, उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देना, ठीक है बच्चों, उत्पादन क्षमता बढ़ाना, बढ़ाना। अब इसके लिए क्या जरूरी था? 7 क्षेत्रों में काम किया जाएगा। कौन से? 7 क्षेत्रों में काम किया जाएगा। एक एक क्षेत्र थोड़ी देर में मैं बताऊंगा आप लोगों को, टेंशन ना लो। यानी कि हम पहला कर्तव्य में क्या देखेंगे? पहला कर्तव्य में सबसे पहले देखेंगे कि 6 चीजों में बांटा गया है पहले कर्तव्य को। पहले कर्तव्य को 6 चीजों में बांटा गया है, 6 हिस्सों में बांटा गया है। तो पहला जो हिस्सा आता है, पहला जो कर्तव्य आता है, उसमें आप लोग क्या देखोगे? उत्पादन, ठीक है, उत्पादन क्षमता बढ़ाना। क्या देखोगे? उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, ठीक है बच्चों, ये देखना, क्लियर पॉइंट। और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए 7 क्षेत्रों में हम लोग काम करेंगे, आगे देखेंगे वो 7 क्षेत्र कौन से हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप देखोगे रेजुवेनेटिंग लिगेसी इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि जो बंद पड़े कारखाना। उद्योगों को चलाना, बंद पड़े उद्योगों को चलाना, ठीक है, समझ में आया? उद्योगों को चलाना। अब इसका क्या मतलब होता है? अब सरकार के बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रियां हैं जो बंद पड़ी हैं, उत्पादन कर सकती है लेकिन वो बंद पड़ी है इसलिए उत्पादन नहीं कर रही है। तो सरकार क्या बोल रही है कि नहीं नहीं यार, ऐसा करते हैं ना, उत्पादन करते हैं, इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा सरकार ने फैसला लिया है बंद पड़े उद्योगों को चलाना। तीसरा, चैंपियन एमएसएमई, ठीक है बच्चों, याद रखना, चैंपियन बनाना। किसको? एमएसएमई। एमएसएमई का मतलब क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, माइक्रो यानी कि सूक्ष्म, ठीक है बच्चों, सूक्ष्म, सूक्ष्म उद्योग। उसके बाद लघु उद्योग, ठीक है, लघु उद्योग। उसके बाद मध्यम उद्योग, ठीक है बच्चों, मध्यम उद्योग। क्लियर बच्चों कि नहीं? ठीक है, इन सबको बढ़ावा देना। आपको पता है हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है एमएसएमई, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम वर्गीय उद्योग में ना हमारे देश की सबसे ज्यादा जनता काम करती है।
यानी कि मिडिल क्लास वाले होते हैं, और सबसे ज्यादा मिडिल क्लास हमारे देश में है ना। तो आप देखोगे कि तीसरा, चैंपियन बनाना, किसको? सूक्ष्म उद्योग है उसको चैंपियन बनाना, लघु उद्योग चैंपियन बनाना, मध्यम वर्गीय के उद्योग चैंपियन बनाना। अरे ये रीढ़ की हड्डी है हमारे देश की है, इनको तो भैया हम बढ़िया बढ़िया तरह से सपोर्ट करेंगे। ठीक है, सबके बारे में आज हम डिटेल देखेंगे अभी, और है ना, ये तो बता रहे हैं कि पहले कर्तव्य में हम ये 6 चीजों पे पढ़ाई करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे चौथी चीज क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? अवसंरचना। अवसंरचना इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है अवसंरचना, मतलब रोड, बिल्डिंग, ये सड़कें, ब्रिज हो गया, पुल हो गए, रेलवे ट्रैक हो गए, ये अवसंरचना होते हैं। इस पर भी फोकस किया जाएगा। इस पर इसलिए फोकस किया जाएगा, एक बात बताओ, सड़कें ही नहीं है तो उद्योग पनप जाएगा। एक दिन का कच्चा माल 4 दिन में पहुंचेगा, सामान बना दिए हो, सड़क ही नहीं है, लेके कैसे जाओगे बाजार तक? तो सड़कें, रेलवे ट्रैक सब जरूरी है। तो चौथा हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अवसंरचना पर बातचीत की जाएगी। उसके बाद पांचवा, एनर्जी सिक्योरिटी, यानी कि ऊर्जा सुरक्षा पे बात की जाएगी। ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा, ठीक है बच्चों, ऊर्जा सुरक्षा। अब ऊर्जा सुरक्षा का मतलब क्या होता है? हमारे पास हम कुछ ऐसा करेंगे कि ऑयल यानी कि जो तेल है, हमारे पास जो तेल है, जो प्राकृतिक गैस है, ये सब का हम लोग, प्राकृतिक गैस है, ये सब हम लोग क्या करेंगे? ये सब लोग इकट्ठा करके रखेंगे, यानी कि भविष्य में कभी भी जरूरत पड़ी तो हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद सिटी इकोनॉमिक रीजन, यानी कि शहरी क्षेत्र में आर्थिक क्षेत्र बनाना, शहरों में आर्थिक क्षेत्र बनाना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। शहरों में आर्थिक क्षेत्र बनाना, आर्थिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एरिया, आप लोगों के शहर में भी, आप लोगों के शहर में भी आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, आप लोगों के शहर में भी आप लोगों ने देखा होगा, इंडस्ट्रियल एरिया अलग ही होता है ना, शहर के बाहर। इंडस्ट्रियल एरिया शहर के बाहर होता है एकदम, कि भाई साहब हम लोग शहर गंदा नहीं करेंगे, इंडस्ट्री शहर के बाहर लगाएंगे। क्लियर पॉइंट बच्चों? कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से, है कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब बताओ हिंदी मीडियम वालों को क्या दिक्कत है भाई? कुछ नहीं सर। दिक्कत आप लोग समझोगे तो होगी, नहीं समझोगे तो नहीं होगी, क्योंकि मैं एक एक चीज बताऊंगा, हिंदी में समझाऊंगा, हिंदी में लिखवाऊंगा सबको। यानी कि पहले कर्तव्य में हम इन 6 चीजों पे काम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बच्चों। यस सर। अब 6 कर्तव्यों में सबसे पहले हमने क्या देखा था? मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि उत्पादन क्षेत्र। क्या देखा था हम लोगों ने? उत्पादन क्षेत्र देखा था। यस सर। यस सर। उत्पादन में हमने सात सात ऐसे क्षेत्र देखे थे, 7 चीजों पे काम करेंगे हम लोग, है ना। 7 पहल पे काम करेंगे हम लोग, कितने? 7 पहल पे काम करेंगे हम लोग, यानी 7 क्षेत्रों में काम करेंगे, यही देखा था हम लोगों ने। अब एक एक करके देख लेते यस हैं, सर। और इसमें आपको कोई जरूरी नहीं है एक एक लाइन पे अटकना, मैं आपको ओवरऑल चीजें बताऊंगा, क्योंकि एक एक लाइन पे आप अटकोगे ना तो पता है 12 दिन जाएगा बजट, 12 दिन। निर्मला सीतारमण जी ने 2 महीने से बना रही है बेचारी वो, है ना। ध्यान सुनो, सबसे पहले बायोफार्मा शक्ति पर ध्यान दिया जाएगा। बायोफार्मा का मतलब क्या होता है बताओ? जैविक खाद। हाँ कह सकते हैं, लेकिन ये दवाइयों की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये दवाइयों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आयुर्वेद दवाई है क्या सर? हाँ हाँ, सब इसमें दवाइयों की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, दवाइयाँ, यानी कि दवाइयों का उत्पादन हम लोग करेंगे ज्यादा। हमारे यहाँ पे दवाइयों पे आम आदमी का ज्यादा खर्चा होता है। अब इसके लिए क्या किया गया है? सरकार ने क्या बोला कि भैया हम 10,000 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे। किस सेक्टर पे? बायो फार्मा, यानी कि दवाइयों दवाइयों वाले क्षेत्र पे, दवाइयों की जो आगे बढ़ाने पे कितना? 10,000 रुपए खर्चा करेंगे। क्लियर पॉइंट? उसके बाद ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, आप लोग देखोगे कि सरकार सेमी कंडक्टर पे खर्चा करेगी। सेमी कंडक्टर क्या होता है बताया था मैंने आप लोगों को। सेमी कंडक्टर क्या होता है? और ये बच्चों इंग्लिश में ही ऐसे ही लिखना पड़ेगा आप लोगों को। क्या होता है सेमी कंडक्टर?
जिस मोबाइल से, लैपटॉप से या जिस टैबलेट से आप पढ़ाई कर रहे हो ना बच्चों, उसमें सेमीकंडक्टर है। पूरा जो दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन, इसके पीछे सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर अगर नहीं होगा तो आपका मोबाइल नहीं चलेगा। समझ में आया? सेमीकंडक्टर नहीं होगा तो ये आपका बोर्ड नहीं चलेगा। सेमीकंडक्टर नहीं होगा तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, हैं? आ गया सर। चलिए, तो अब सेमीकंडक्टर पर हम लोग फोकस क्यों करेंगे, ध्यान सुनना। सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर का उत्पादक कौन है? सबसे बड़ा उत्पादक कौन है पूरी दुनिया में? ताइवान है। कौन? ताइवान है। दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है सेमीकंडक्टर का? ताइवान है। और इस ताइवान से ही हम लोग आयात करते हैं सेमीकंडक्टर। आयात करते हैं यानी कि भारत आयात करता है। ठीक है बच्चों, भारत आयात करता है सेमीकंडक्टर इस ताइवान से ही। अब बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए अब ध्यान सुने। अब इस ताइवान पे नजर किसकी है? चीन की। चीन तो कहता है कि सर ताइवान तो अलग देश है ही नहीं, ताइवान तो हमारा चाइना का एक जिला है। चीन ये कहता है। तो हमारा पूरा मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, ये सब जो हम बनाते हैं ना, वो सब में ताइवान से आया हुआ सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होता है। और अगर आज नहीं तो कल चाइना ने कब्जा कर लिया ताइवान पे, तो सेमीकंडक्टर हमें मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने क्या कहा कि नहीं यार, सेमीकंडक्टर खुद का बनाना है। तो इसलिए एक सेमीकंडक्टर को बनाने का मिशन लॉन्च कर दिया हमने। पहले भी लॉन्च किया था 2024 में, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, छोटा सा एक हमने गुजरात में कंपनी लगाई थी, ताइवान की एक कंपनी थी। फॉक्सकॉन और वेदांता ताइवान की कंपनी थी। इन दोनों ने मिलकर के 2024 में गुजरात में फैक्ट्री लगाई है। लेकिन अभी दोबारा से इस मिशन को शुरू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, दोबारा से मिशन को शुरू कर रहे हैं। क्लियर पॉइंट? इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, 2.0, यानी कि सेमीकंडक्टर उत्पादन करने के लिए सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया जा रहा है। ठीक है, 2.0 का मतलब क्या होता है? दूसरा वाला, दूसरा वर्जन शुरू किया जा रहा है। कोई दूसरा। डाउट, कोई डाउट है बच्चे तो जल्दी से बताइए। नो सर। उसके बाद आप देखोगे अगला, रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। रेयर अर्थ कॉरिडोर्स का मतलब क्या होता है? दुर्लभ भूमि में जो मिनरल्स मिलते हैं ना, मिनरल्स, मिनरल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? खनिज। ठीक है, क्या बोलते हैं? खनिज। दुर्लभ भूमि खनिज। खनिज ये कहाँ मिलता है, मतलब कहाँ इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है हमारे मोबाइल की बैटरियों में। मैं बैटरी लिख देता हूं, आप लोग समझ जाना। ठीक है, मोबाइल की बैटरियों में इस्तेमाल होता है। ये इस्तेमाल होता है जो हम लोग लैपटॉप का बैटरी में इस्तेमाल होता है। अभी आज की डेट में इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं चल रही हैं, ई रिक्शा चल रहे हैं, ई रिक्शा की बैटरियों में इस्तेमाल होता है। अब समझ में आया? क्या नाम है इसका? रेयर अर्थ जी सर। मिनरल्स। तो दुर्लभ भूमि खनिज, अभी इसका कोई नाम नहीं दिया गया है क्योंकि अभी पता नहीं क्या क्या निकलेगा अभी जमीन से। तो इसको हम लोग दुर्लभ, रेयर अर्थ मिनरल्स यानी कि दुर्लभ भूमि खनिज के नाम से जानते हैं। अब इसको निकालने के लिए अलग तरीके से कॉरिडोर बनाए जाएंगे। कहां कहां पे? उड़ीसा में बनाए जाएंगे, उड़ीसा से निकाले जाएंगे ये दुर्लभ खनिज। केरला से निकाले जाएंगे, आंध्र प्रदेश से निकाले जाएंगे, तमिलनाडु से निकाले जाएंगे। यानी कि ये है जमीन में हमारे, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की जमीन में ये है, जमीन में ये है, याद रखो। क्लियर बच्चे? की डाउट, कोई डाउट है तो बताओ। एनी डाउट? नो सर। नो सर। तो अब ये सब जमीन से निकालने के लिए उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, ये आप देखोगे यहां पर कारखाने वारखाने लगाए जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना इक्विपमेंट, यानी कि औजार बहुत सारे दिए जा रहे हैं राज्यों को कि भैया आप निकालो। ठीक है, उसके बाद देखोगे
3 केमिकल पार्क बनाए जा रहे हैं। 3 केमिकल पार्क, ये डिसाइड नहीं हुआ कि कहां बनाए जाएंगे, लेकिन 3 केमिकल पार्क बनाए जाएंगे। केमिकल पार्क मतलब क्या होता है? शहर के बाहर, शहर के बाहर। अच्छा, आईटी पार्क किसी ने सुना है? हाँ, बताओ। आईटी पार्क तो हर शहर में होता है। आईटी पार्क तो हर शहर में होता है ना। तो यस केमिकल सर। पार्क क्या होता है कि शहर के बाहर एक ऐसा क्षेत्र जहां पे खाली केमिकल केमिकल की फैक्ट्रियां लगेंगी। देखो दूर दूर तो केमिकल की फैक्ट्री है, ताकि शहर में पॉल्यूशन ना हो, शहर को नुकसान ना हो। और दूर में जो जमीनें पड़ती पड़ी हैं, उन जमीनों पे हम लोग क्या करें? केमिकल बनाएं। ठीक है, तो 3 केमिकल पार्क बनाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या बनाया जाएगा? कंटेनर, कंटेनर उत्पादन किए जाएंगे। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उत्पादन, कंटेनर उत्पादन की स्कीम चलाई जा रही है। कंटेनर क्या होता है? जो हम लोग जहाजों पर सामान लेके नहीं जाते हैं, जहाजों पर सामान लेके जाते हैं ना, बड़े बड़े डब्बे, जी सर। है ना, वही कंटेनर बनाएंगे। ठीक है, कंटेनर उत्पादन करेंगे हम लोग। ठीक है, इसके लिए भी स्कीम चलाई जा रही है। ठीक है, और 10,000 आपको दिखाई देगा, 10,000 करोड़ का। ठीक है बच्चों, क्या? 10,000 करोड़ का, क्लियर पॉइंट, 10,000 करोड़ का खर्चा करने वाली सरकार कंटेनर बनाने में। और कंटेनर पे क्यों? क्योंकि हम कंटेनर अभी चाइना से आयात करते हैं। हम लोग चाइना से आयात करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। अब फिर 200 उद्योग ऐसे भी हैं जिनको दोबारा से पुनर्जीवित किया जाएगा। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वही है ना। 200 बताया था ना पीछे, क्या बताया था कि पुराने जो उद्योग बंद पड़े हैं उनको दोबारा शुरू किया जाएगा। तो उसमें तकरीबन तकरीबन एग्जैक्ट नहीं है, तकरीबन तकरीबन 200 प्लस हम लोग उद्योगों को पुनर्जीवित करेंगे। कोई भी डाउट है इस पेज पे तो जल्दी से बताएं बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नो सर। नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे बच्चों? ये आज नहीं, कल भी चलेगा, परसों भी चलेगा। इसके बाद तो अभी आपको आर्थिक सर्वेक्षण भी कराना है मुझे। आर्थिक सर्वेक्षण भी तो कराना है, यानी कि 2025-26 का पूरा जो आर्थिक सर्वेक्षण बजट के 2 दिन पहले पास होता है, वो भी कराना है अभी आप लोगों को। ये आपका पूरा, ये बहुत डिटेल में चलेगा अभी। ठीक है, इसलिए आप लोग एक एक चीज समझ के नोट्स बनाते हुए चले। चलिए बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब अगला देख लेते हैं, उद्योग में टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा उद्योग, हमने बात की थी ना। तो कपड़ा उद्योग की बात करते हैं। इसमें क्या किया गया है? कपड़ा उद्योग। ठीक है, और एमएसएमई मैंने बताया था ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि सूक्ष्म, सूक्ष्म, लघु, लघु और मध्यम उद्योग। ठीक है, मध्यम उद्योग। ठीक है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अवसंरचना, इन सब पे बात कर लेते हैं अब। ठीक है, अवसंरचना। अब कपड़े के डिमांड हम क्यों कर रहे हैं, कपड़े पे हमने स्पेशल फोकस क्यों किया है? अभी आपको पता होगा 26 जनवरी को यूरोपियन यूनियन के लीडर्स आए थे ना, नेता आए थे ना यूरोपियन यूनियन के। तो उनके साथ हम लोगों ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, है ना। ट्रेड एग्रीमेंट, आप लोग बिल्कुल नहीं घबराए हिंदी मीडियम वाले, एक एक चीज दोबारा से लिखूंगा। ठीक है, एग्रीमेंट किया था, यानी कि मुक्त व्यापार, यानी कि मुक्त व्यापार समझौता किया था। ठीक है बच्चों, अब सर इसका क्या मतलब है ये भी बता दीजिए। देखिए, मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है बच्चे? भाई मेरा सामान जब मैं तेरे देश में बेचूंगा तो तू टैक्स मत लगा देना, क्योंकि तू टैक्स लगाएगा तो तेरे देश में मेरा सामान महंगा हो जाएगा, तो तेरे देश में कोई मेरा सामान खरीदेगा नहीं। और ठीक वैसे जब तेरे देश का सामान मेरे देश में आएगा बेचने, तो मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा, तो तेरा सामान मेरे देश में सस्ता और मेरा सामान तेरे देश में सस्ता। अब दोनों जगह सस्ता सस्ता होगा तो दोनों का सामान धड़ाधड़ बिकेंगे, दोनों का अर्थव्यवस्था का ग्रोथ होगा। समझना है? तो मुक्त व्यापार, व्यापार को मुक्त कर दो, टैक्स लगाओ ही मत, ना तू मेरे सामान पे टैक्स लगा जब तेरे देश में बेचूं, ना मैं तेरे सामान पे टैक्स लगाऊं जब तू मेरे देश में सामान बेचे। इसको मुक्त व्यापार एग्रीमेंट बोलते हैं, मुक्त फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता। यूरोपियन यूनियन के 2 नेता आए थे उनके साथ। तो यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं? इस ग्रुप में 27 देश हैं। तो भाई साहब 27 देशों के साथ हम लोगों ने एक साथ क्या कर दिया?
मुक्त व्यापार समझौता कर दिया है। यहां तक समझ में आया? फिर मैं आगे बढ़ू, ये बताओ ये पॉइंट समझ में आया? फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्लियर बच्चों? यस सर। क्लियर है? चलिए, जी सर। नैन को कॉल करना, नैन की कॉल आ रही है मेरे पास। एक मिनट बच्चों, स्क्रीन उल्टी होगी क्या? जी सर। यस। अभी अभी सीधा कर देता। एक्चुअली कॉल आ गई थी इसी पर ही, कॉल आती है तो उल्टी हो जाती है, बट कोई बात नहीं, ये लो सीधी हो। ठीक है, चलिए बच्चों, मुक्त व्यापार समझौता। ठीक है, समझ में आया? अब इसमें ना कपड़ा, कपड़ा जो है, क्लियर पॉइंट, कपड़ों को हम लोगों ने बहुत प्राथमिकता दी है। बोला गया है यूरोपियन यूनियन के देशों को, भाई हमारा कपड़ा तुम्हारे यहाँ बिकेगा, हमारा कपड़ा तुम्हारे यहाँ क्या होगा, बिकेगा। ठीक है, बिकेगा, और तुम कोई टैक्स नहीं लगाओगे। यूरोपियन यूनियन, हाँ सर हम टैक्स नहीं लगाएंगे। अब ये हम ज्यादा जोर क्यों दे रहे हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में ना बांग्लादेश और पाकिस्तान पहले से ही ये ट्रेड करके बैठे हुए हैं। यानी कि यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों का कपड़ा जाता है, और मुक्त व्यापार समझौता से ही जाता है। अब हमारा कपड़ा भी जाएगा यूरोपियन यूनियन इन 27 देशों में, तो वहां पे प्रतियोगिता किसके साथ होगी, पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ। तो वहां पे उनके साथ प्रतियोगिता होगी, तो जाहिर सी बात है उनका कुछ नुकसान भी होगा, क्योंकि अभी तक दो ही लोग बेच रहे थे, अब तीसरा भी चला जाएगा बेचने, तो उनका कुछ हद तक नुकसान भी होगा। और हमारा काम ही है पाकिस्तान और बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाना। तो इस वजह से हम लोग कपड़ा को ज्यादा महत्व दे रहे हैं कि दो तरफा, एक तो अपने दुश्मन को कमजोर करना, और दूसरा फायदा तो होगा ही भैया व्यापार करने से। एनी डाउट बच्चे? नो सर। अब देखते हैं कि इन सब में किया क्या क्या गया है। एक योजना चलाई गई है, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना। अब इस गांधी जी क्या चलाते थे, चरखा, यानी कि खादी। तो योजना चलाई गई है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना, किस लिए, खादी और हाथों से बने हुए हस्तशिल्प कला, खादी और हैंडलूम का मतलब हस्तशिल्प कला, हाथों से बनाए हुए सामानों को बेचने के लिए, ताकि हाथों से हम खादी वादी बनाए और यूरोपियन यूनियन में बेचे। इसके लिए हम लोग ने क्या योजना चलाई है, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना। क्लियर है? उसके बाद आप देखोगे ये टेक्सटाइल प्रोग्राम, यानी कि कपड़ा, कपड़े से जुड़े प्रोग्राम बहुत सारे चला रहे, कपड़े से जुड़े प्रोग्राम। इसमें क्या आता है, पहला नेशनल फाइबर स्कीम, यानी कि राष्ट्रीय फाइबर योजना। राष्ट्रीय फाइबर योजना में हम क्या करेंगे, फाइबर बनाने की कोशिश करते हैं, राष्ट्रीय फाइबर योजना। ठीक है ना, इसमें हम लोग फाइबर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फाइबर, धागा वागा ये सब बनाएंगे। उसके बाद देखोगे टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब फैलाव, और एम्प्लॉयमेंट स्कीम, यानी कि कपड़ा के उद्योग में फैलाव लाना है, यानी कि बढ़ाना है, और उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, यानी कि रोजगार जनरेट करना है। क्या, रोजगार जनरेट करना है, यह मकसद भी रखा गया है। उसके बाद राष्ट्रीय हथकरघा, हैंडलूम का मतलब राष्ट्रीय, नेशनल यानी राष्ट्रीय हैंडलूम यानी हथकरघा, और हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम, यानी कि हाथों से बनाए हुए हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी चीजें हम लोगों को काम करना है। उसके बाद टैक्स, टैक्स का मतलब टेक्सटाइल, इको का मतलब इकोसिस्टम, इनिशिएटिव का मतलब पहल, यानी कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर, पर्यावरण को ध्यान में रख करके कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देना। और यहां पर एक योजना आपको दिखाई देगी, सामर्थ्य 2.0। कौन सी, सामर्थ्य, यहां पे लिख देता हूं सामर्थ्य। सामर्थ्य जो योजना है ना, कि किस लिए बनाई गई थी, ये किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए बनाई गई थी, यानी कि प्रशिक्षण देने के लिए बनाई गई थी। ठीक है बच्चों, याद रखना, प्रशिक्षण देने के लिए किसानों को बनाई गई थी, ताकि और ज्यादा हम लोग किसानों को प्रशिक्षण दें और किसान अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी सीख पाए और अच्छे से उसका इस्तेमाल कर पाए। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया था ना, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय यानी कि किसानों के लिए मशीनें खरीद के दी जाएंगी,
यानी कि जो जो चीज खरीदने से प्रॉपर्टी बढ़े, उस तरीके का व्यय, पूंजीगत व्यय कितना किया जाएगा यहाँ पे? 12.2 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय किया जाएगा। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ जल्दी। एक बार देखने की जरूरत पड़ेगी बच्चों, नो डाउट, ये बहुत सारे पॉइंट्स हो चुके हैं, इस वजह से कहीं कंफ्यूजन ना हो, लेकिन देखने की जरूरत पड़ेगी। बट डोंट वरी, टेंशन ना को, टेंशन ना को, देख लो एक बार। कोई डाउट है तो बताओ इसमें, यहां तक। सर फिर से बता दो। देखो, कपड़े की बात करते हैं पहले, कपड़ा और एमएसएमई। एमएसएमई मतलब सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। कपड़े के उद्योग के लिए हम लोगों ने एक योजना चलाई है, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना, जिसमें हम लोग खादी को बढ़ावा देंगे। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? जोड़ना। बहुत सारे प्रोग्रामों को जोड़ेंगे हम लोग, जैसे कि नेशनल फाइबर स्कीम, राष्ट्रीय फाइबर योजना। ये फाइबर जो रस्सियां होती है ना, जो बनाते हैं हम लोग जूट वूट की, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग को एक्सपेंड यानी कि बढ़ावा फैलाया जाएगा, ताकि क्या मिले? एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिले। उसके बाद नेशनल हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम, इसका मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय हथकरघा यानी कि हस्तशिल्प कला से बनाए हुए सामान को बढ़ावा देना। उसके बाद टेक्सटाइल को ऐसे, कपड़ा उद्योग को ऐसे बढ़ावा देना कि हमारे पर्यावरण का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और पूंजीगत व्यय टोटल कितना होगा? 12.2 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय किया जाएगा, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा। पूंजीगत व्यय यानी कि किसानों के लिए मशीनें दी जाएंगी, किसानों के लिए बड़े बड़े ऑफिस खोले जाएंगे, जहां पे जाकर के किसान अपना काम धाम सीख सकते हैं, किसान अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। क्लियर पॉइंट यहां तक कि नहीं? यस सर। चले, उसके बाद आप देखोगे डेडिकेटेड। डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है? डेडिकेटेड, हाँ समर्पित। हाँ, तो समर्पित फ्राइट कॉरिडोर। फ्राइट का मतलब क्या होता है? जो मालगाड़ियां चलती है ना, उसको फ्राइट बोलते हैं। जिन फ्राइट कॉरिडोर का मतलब क्या होता है? जिन रास्तों पर, जिन पटरियों पर मालगाड़ियां चलती हैं, जिन पटरियों पर, जिन पटरियों पर, ठीक है, पटरियों पर कौन चलता है? मालगाड़ी चलती है, मालगाड़ी चलती है। ठीक है बच्चे, मालगाड़ी चलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समर्पित फ्राइट कॉरिडोर। क्लियर पॉइंट? समर्पित वो पटरियां, समर्पित जिन पर मालगाड़ी चलती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, गुजरात में जैसे कि धनकुनी है, ये एग्जाम्पल है, ये कोई परिभाषा नहीं, एग्जाम्पल है। गुजरात में ऐसा ही एक फ्राइट कॉरिडोर है, यानी ऐसी पटरियां जिन पर केवल केवल मालगाड़ी चलेगी, और वो समर्पित है मालगाड़ियों के लिए ही। ठीक है, ऐसी हम लोग पटरियां बना रहे हैं, रेलवे ट्रैक बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट कि नहीं? 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बना रहे हैं, नेशनल वाटरवेज यानी राष्ट्रीय जलमार्ग बना रहे हैं। कितने? 20। शिप रिपेयर यानी कि जहाजों को मरम्मत करने वाली फैक्ट्रियां बना रहे हैं। कहां पे? वाराणसी एवं पटना में। उसके बाद कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज, ध्यान सुनना। कार्बन यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे वातावरण में है, कैप्चर यानी कि उसको पकड़ के, यूटिलाइज करना मतलब इस्तेमाल करना, ठीक है, और उसको स्टोर करके रखना। ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढना, अभी आई नहीं है ऐसी टेक्नोलॉजी, आई नहीं है, आएगी तो पता चलेगी कि एटमोस्फेयर में जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो पूरा ग्लोबल वार्मिंग कर चुका है, यानी इतना प्रदूषण कर चुका है कार्बन, उस कार्बन को ऑब्जर्व करके पकड़ के जमीन में स्टोर कर देना, जमीन में डाल देना। उसके लिए 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे अगले 5 साल तक, 20,000 करोड़ रुपए। यानी कि हमारे पर्यावरण को आप लोग देखो कितना ज्यादा महत्व दे रही है हमारी सरकार। कोई डाउट है यहां तक बच्चों? तो जल्दी बताओ। नो सर। तो आज इतना ही कवर करें बच्चों, ओके सर। है ना? अगली क्लास में जाना है, तो कोई भी डाउट है अभी तक तो बताइए बच्चों, एनी डाउट, एनी टाइप ऑफ डाउट। नो सर, ऐसे बहुत अच्छा लगा सर, सब समझ में आ गया। बस यही समझ में ही आना चाहिए, मकसद ही है आप लोगों को समझाना। ठीक है बच्चों, चलिए तो ऑल द बेस्ट बच्चों, अपना अपना ध्यान रखना। मौसम खराब हो रहा है, बदल रहा है, तबीयत खराब होने का ऑप्शन आप लोगों के पास नहीं है। तबीयत खराब होगे 4 से 5 दिन बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपको
पूरा केयर करके चलना है। चलिए बच्चों।